Jai Hind and hello everyone and welcome to Abipedia powered by Abhimanyu Eyes. My name is Niharika Walia और मैं आपके साथ में हूँ for the previous paper analysis of English regarding CDS Combined Defence Services के एग्जामिनेशन के अंदर आपका इंग्लिश का क्या पैटर्न रहा है और इंग्लिश का पेपर किस तरीके से दिखता है, क्या उसके अंदर पिछले 5 अटेम्प्ट्स के अंदर पूछा गया है. दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव कम अप विद. तो आज हम उस बारे में बात करेंगे अलोंग विद आपका सिलेबस and the book recommendation and many more. So stay tuned and keep watching. So beginning with it. Previous paper analysis क्या था, पेपर के अंदर क्या रहता है आपका. नॉर्मली पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस होते हैं. 120 क्वेश्चंस, द टोटल मार्क्स इज 100. दैट मींस आपके पास 120 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है. उसके अंदर से नॉर्मली आपके पेपर में एक अच्छा खासा पोर्शन आपका मॉडरेट लेवल का होता है. मॉडरेट लेवल मतलब आपके लिए डूएबल क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं विच आर गुड इनफ. आप आराम से 80 to 85 तक का 90 तक का जो अटेम्प्ट है उसके अंदर हल्का सा आपको एफर्ट ज्यादा चाहिए, बट देन इट कैन बी डन from your side. These things can be done in the best possible way. What next to do is something जो आपको पता होना चाहिए कि कितना और कैसे प्रिपेयर करना है. The CDS examination is basically for IMA, INA, AFA as well as OTA. English का पोर्शन आपके इन सब ऑप्शंस के लिए कंपल्सरी हो जाता है. That means आपको इंग्लिश का पेपर तो करना ही करना है. अब इसके अंदर हमें इंग्लिश में क्या करना चाहिए. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पेपर का सिलेबस क्या है. द सिलेबस इंक्लूड्स एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, comprehensions, synonyms, word substitution, ordering of sentences, spotting of errors, selecting words, ordering of words in a sentence and आपके पास ordering of sentences भी आ जाते हैं. That means आपके पास काफी सारे हैं, ordering of sentence और ordering of words in sentence. ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन कौन से, पहले वो मार्क करवा दूं. नंबर 1 synonyms, antonyms and comprehension. These are never missed in any examination. Till now, if we look at the 5 last attempts and rather more than that, आपके पेपर के अंदर synonyms, antonyms, comprehensions, they are always there. Chances बहुत हाई होता है कि इनके अंदर से आपके questions रहेंगे. Along with that, ordering of words and ordering of sentences is again very very important. मतलब मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के सेट के हिसाब से जाया जाए तो 10, 20, 30, 40, 50 तक का आपको बता दें कि इनमें से तो रहेगा ही रहेगा. Along with that आपके पास कई और टॉपिक्स आ जाते हैं which are very important. But for that I think the best option would be प्रीवियस पेपर एनालिसिस दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पेपर में आए हुए थे वो क्वेश्चंस. बट बिफोर दैट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं. इन केस मैंने अभी शुरू किया या फिर मैं अब तक ऑनलाइन ही पढ़ रही थी, क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक है विच वी कैन लुक फॉरवर्ड टू जब हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं. द रिकमेंडेड बुक्स आर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय RS अग्रवाल. अच्छी बुक है, good enough for understanding the grammar portion as well as the portion of the rules and regulations that are regarding English. Plinth to Paramount by Neetu Singh, another very recommended book, highly recommended book है ये basically, जो आपको vocabulary build up से लेकर आपके grammar portion सब में help करता है. Along with that, Renan Martin की High School English Grammar and Composition, a very 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 good book. समवेयर मतलब जितने भी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कहते हैं कि दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, वो इस बुक के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बुक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट. अदरवाइज हमारे पास गूगल तो है ही जहाँ पर हमें अलग अलग टॉपिक्स मिल जाते हैं. बस ध्यान रखिए कि आप जिस भी डेटा को पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर ओरिएंटेड क्या है और उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं. ठीक है. So next आपके पास क्या आ जाता है. This is what I got for you, that is the analysis of the last 5 attempts के पेपर में क्या आया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इन्होंने कॉन्स्टेंटली पूछे हैं और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं. देखिए पिछला पेपर एनालिसिस क्या आपको हेल्प करता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द एग्जामिनर इज बेसिकली यूजिंग द पेपर पैटर्न. उनके पेपर पैटर्न के अंदर वो क्या क्या चीजें हैं जो वो मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और आपको पता होगा कि इन टॉपिक्स को तो मैंने इग्नोर करना ही नहीं है. ये चीज आ जाती है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज समवेयर यू कैन से इट इज अनअवॉइडेबल और इनएस्केपेबल. ऑप्शन नहीं है अपने पास, ये तो टॉपिक्स करने ही करने हैं और ये भी नहीं कि बस करने ही है, बहुत अच्छे से करने हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट.
कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन आपके पिछले कुछ टाइम में 10-10-10 का है, लेकिन सीडीएस 19 के समय के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। अगर हम कॉम्प्रीहेंशन के पोर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर अब क्या होता है कि आपके पास एक सेट में आ जाते हैं, तो सेट के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन के सेट भी आए हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो कॉम्प्रीहेंशन के पोर्शन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पता है कि पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प कर देता है। 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इट इज गिवन इज बेसिकली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन दोनों के अंदर से आपका हर साल कम से कम 10 क्वेश्चंस रहता ही रहता है। मतलब अगर आप पेपर पैटर्न की तरफ देख रहे हैं, सो दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी हालत में आपके इन 3 टॉपिक्स के अंदर से पेपर आया ही हुआ है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कभी ये सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट और बाकी टॉपिक्स की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर से पिछले सिर्फ एक 19 में उन्होंने मिस आउट किया था, अदरवाइज वो लगातार पूछते आए हैं। क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपके पास क्या हो जाता है, थोड़ी सी इरेगुलरिटी है, लेकिन फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन है। स्पॉटिंग ऑफ एरर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज टेस्ट के साथ में आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, बट अगेन क्लोज टेस्ट और ये थोड़ा सा इरेगुलर वे में चलते हैं। देन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये लगातार आए हैं, इनमें भी कोई मिस आउट नहीं है। सो यहां पर आपको पता है कि आपके लिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी गुड इन रीडिंग। आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए और आप सीक्वेंस में चीजों को डालने के लिए आपको उनकी रिलेटिविटी, उनके रिलेशंस निकालने का आपको उतना देखना पड़ेगा कि आप उस चीज को देख पा रहे हैं या नहीं। दैट विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और उसका पोर्शन निकालने का। तो मतलब आपको इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत चाहिए, और ये तो एक दिन में बिल्डअप नहीं होती। पेपर से बस 4-5 दिन पहले अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने का सोचते हैं तो वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। कॉम्प्रीहेंशन फिर आपको आप कम से कम टाइम में कर सकते हो, बट ये स्पॉटिंग ऑफ द एरर के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी हो जाती है, और सीक्वेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस के लिए अगेन ये जो सारा आप इनके लिए पढ़ोगे ना, ऊपर के लिए जब आप बेस बनाओगे ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट यहां भी होगा। इंग्लिश का बड़ा प्यारा रूल है, अगर ना आपको बेसिक्स आते हैं तो आपको हायर से हायर चीजें सिर्फ कंबाइन करते हुए चलनी है। जैसे कि जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, जब हमने एबीसी पढ़ा था तो उसके बाद कैट मैट रैट हमें मुश्किल लगा था, बट समझ में आ रहा था क्योंकि हमको एबीसी आती थी। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश के बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द चीजें उसी में से ही आगे आगे निकलती हैं। अगर वो आपका सॉर्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपको इनमें मदद जरूर हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप कम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सिलेक्टेड वालों को, हायर लेवल को प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में डरोगे नहीं, आराम से कर पाओगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रोसेस लंबी है। यू नीड टू गो थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एवरी सिंगल डे, ताकि आपको वो वर्ड्स याद होते जाएं। 1 या 2 दिन पहले अगर आप 100-200 वर्ड्स एक साथ पढ़ेंगे तो बाय द एंड ऑफ द टाइम जब आपका एग्जाम देने जाओगे वो सब मिक्सअप हो जाएगा, तो वो आपके लिए ही जम्बल्ड हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि आप इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे नए नए वर्ड्स याद करके उनकी एप्लीकेबिलिटी भी अपनी लाइफ में रखें, ताकि आपको उन वर्ड्स का मीनिंग ऑटोमेटिकली याद होता जाए। नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन अब इन्होंने पूछने शुरू किए हैं। मतलब आपको कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और डिटर्मिनेंट्स, ये आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जब आप इनको पढ़ते हैं ना तो क्या होगा, ये आपको ना स्पॉटिंग ऑफ द एरर में, अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन तो ये लोग आप पूछ रहे हैं, लेकिन स्पॉटिंग द एरर में और आपकी जो जंबल्ड वर्ड्स वाले पोर्शन है, आपके जो सेंटेंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल है, वो सब चीजों में ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप इनको पढ़ के रखते हो, स्पेसिफिक आ जाए या उसके अंदर आ जाए, दोनों ही केसेस में हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये कभी पेपर से उन्होंने स्किप नहीं किया है। दिस हैज बीन कॉन्स्टेंटली आस्क्ड, और इसके साथ में अगर बात की जाए, इसको स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत है। जैसे सेंटेंसेस को ऑर्डर में डालना, वो एक स्पेसिफिकली करने की जरूरत है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के केस में भी आपको ये स्पेसिफिकली इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, और साथ साथ आपको इनको पढ़ते भी रहना होगा। इनका भी सेम प्रॉब्लम है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ बहुत सारे एक साथ पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे। तो एक लिमिटेड पढ़ो, जितने आपको याद होते हैं एक दिन में, उस हिसाब से आप चलते चलो, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है,
अब आया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन आ जाता है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन CDS 2021, उसके बाद ये नहीं पूछा गया, सो लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। वो मुझे उम्मीद है कि अगर जैसे भी इन्होंने बीच में लगातार 3 बार पूछा, बट पहले ये 2019 में भी स्किप किया था और 2021 के अंदर भी इन्होंने इस पोर्शन को स्किप किया है, और इसके जगह पर आपके पास पेपर में था कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आप वो पेपर में कहीं लिखे नहीं हुए, लेकिन जब आप उनको पढ़कर इस पेपर की प्रिपरेशन करते हैं ना, आपका ऑटोमेटिकली बेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेंसेस जरूर पढ़ें। आपके पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, इट इज इररिलेवेंट टिल द पॉइंट अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, क्योंकि ये आपका बेस बनाते हैं। जंबल्ड वर्ड्स के अंदर डिटर्मिनेंट्स वगैरह, जब आप पूरे सेंटेंसेस को देखोगे, स्पॉटिंग द एरर को देखोगे, उनकी गलतियों में आपको टेंसेस सबसे पहले मिल सकती हैं अगर आपको ये रूल्स आते हैं। टेंसेस का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो टॉपिक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। देन आपके पास क्या आ जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अलोंग विद दैट आपके पास नेक्स्ट इन सबको करने के लिए क्या आ जाता है, वो क्या आपको बिल्डअप कीजिए अपनी, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप बेसिकली करके चलते हैं, प्लस प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स और जो आपकी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस है वहां पर कंजंक्शंस पूछे जा सकते हैं, और प्रेपोजिशन अगर ऐसे नहीं होंगे तो आपके जो सेंटेंसेस में स्पॉटिंग द एरर वाला टॉपिक है उसके अंदर इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज बहुत बार ध्यान नहीं जाता है कि इन है कि ऑन है, क्या चीज है, कैसे है, वो प्रेपोजिशंस पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। दैट कैन डेफिनेटली मेक द एंटायर प्रोसेस अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि इन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप पहले देख कर रखें। जब आप इन टॉपिक्स को कर चुके होंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल वर्किंग करें। मतलब नेक्स्ट लेवल वर्किंग क्या होती है, वो ये होती है कि आप पहले इन सबको कंप्लीट कीजिए, इनके अंदर से सिर्फ रेगुलर बेसिक प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद एमसीक्यूज उठा के इन पर्टिकुलर जो आपके एक्सरसाइजेस हैं उन पर जाएं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, अगर आप वोकैब बिल्ड कर चुके हो तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो चैलेंज नहीं रह जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपका वोकैब बिल्डअप हो गया, आपको टेंसेस की अच्छे से समझ आ गई है, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस को आप समझते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन चैलेंज नहीं रहेगा। स्पॉटिंग द एरर, जब आपके बेस क्लियर है तो किसी भी तरह की गलती हो, आपके चांसेस ऑफ फाइंडिंग दोज मिस्टेक्स बिकम्स ईजियर। और जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझ में आ रहा है कि वो इंग्लिश में क्या लिखा है, तो आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी आसान हो जाएगा। और आपकी ए एंड द की समझ, आपका इन एंड की समझ, आपको अगर ये पता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर किस तरीके से चला जाता है, तो आपके लिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस भी एक चैलेंज नहीं रह जाएगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। तो आप ये मत कीजिए कि सीधा इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को फोकस कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को फोकस करने के लिए भी आपको इंग्लिश की कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ध्यान देना होगा। जब तक आप उन स्पेसिफिक चीजों पर वर्क नहीं करते हो तब तक वो इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीजें विच कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर वर्किंग, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश. So this is where I end my session. I hope you find it useful. For this particular thing, you can go ahead and check out our material. आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं, that is abipedia.abhimani.com पर आप जाएंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ से आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि whatever is available regarding this particular examination, the strategies which are free of cost, you can go ahead and check it out, and there are other relevant material as well as the courses for this particular examination. So जब तक एग्जाम नहीं आता, आपकी स्ट्रैटेजी ही आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करवा सकती है पेपर की प्रेपरेशन के लिए. सो द बेस्ट थिंग इज यू डू नॉट गो हेवायर इन सच अ वे कि अच्छा इंग्लिश है, बेसिक है, प्रैक्टिस कर लेंगे, खत्म है. जितना आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर वर्क कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपका अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा. क्वांटिटी मत देखिए एमसीक्यूज की, क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग देखिए. क्वालिटी से क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी. दैट इज द बेसिक अप्रोच दैट यू कैन follow for clearing this particular examination. So all the very best when you have started your preparation, and if you haven't started, so try to put up the strategy. इस strategy को अपनाकर एक बार चलकर देखिए if it helps you to work upon your English in a better way.
Thank you.